अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। हमने जो लेक्चर्स डिस्कस किए लास्ट टाइम, आई होप सो यू आर रिवाइजिंग द कोर्स एज वी मूव ऑन टू डिस्कस ए कम्प्लेक्स टॉपिक्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी और जो क्विज़ेस मिले हैं उससे पहले अपनी जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल लर्निंग टॉपिक्स हैं इस कोर्स के, उसको गो थ्रू कर लें। हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वाली टॉपिक से जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये देखा हाउ टू वैल्यू द कॉमन स्टॉक। क्योंकि हमें पता है कि जो कॉमन स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन, उसकी जो बाइंग, उसकी जो सेलिंग, उसकी जो ट्रेडिंग, इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड रिस्की बिजनेस। Then we discuss about various techniques how to value that common stock, and we try to analyze the capitalization rates and different return measurements. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Today's topic is discussion about these bullet points as you see on the screen. Number one is free cash flow and the present value, the interlink or connection in between. Then the net present value and its competitors. हम ये देखेंगे कि जो net present value है वो जो एक मेथोडोलॉजी है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल है, उसको कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंपेटिटर्स टूल से, जिसके अंदर पे बैक पीरियड, द बुक रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टॉप पे हैं, राइट? तो लेट्स डिस्कस देम एंड सी देम। नाउ द फ्री कैश फ्लो should be the theoretical basis for all PV calculations, जो present value calculations है। क्योंकि अगर हम रिकॉल करें लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपकी स्टॉक वैल्यू की जो कॉमन स्टॉक है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फॉर दैट रीजन वी नीड ए पे ऑफ्स जो कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में मिलते हैं। एंड वी सेड कि व्हाट एवर द फ्यूचर डिविडेंड्स जो कि एस्टिमेटेड डिविडेंड्स है, व्हेन वी गोइंग टू डिस्काउंट इट ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि एक मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट भी आप कह सकते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं, देन यू कैन इजीली ड्रॉ अप द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर स्टॉक जो कॉमन स्टॉक है। इसमें 3-4 चीज़ें हमने चेक की थी। हमने ये देखा था कि जो नो ग्रोथ फर्म्स हैं और जो ग्रोथ फर्म्स हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है कैलकुलेशन की शेयर्स की, वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो उसको चलते हुए यहां पे ये बताया गया है कि जो फ्री कैश फ्लोज हैं दैट शुड बी द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस, जो कि एक कंसर्न व्यू होता है किसी भी मैनेजर्स का, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर्स का, टू आइडलाइज टू वैल्यूएट द कॉमन स्टॉक्स। क्योंकि जो फ्री कैश फ्लोज हैं आपकी ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम, जो कैलकुलेशंस आपकी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर होती रही हैं, दे कंक्लूडेड दैट शुड बी द थ्योरेटिकल बेसिस एंड इट हैज अ वेरी मिनिमल और मिनिमम रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। देन द फ्री कैश फ्लो is a more accurate measurement of present value than either dividend or earning per share. इसी बेसिस पे जो फ्री कैश फ्लो है when you going to calculate the actual present value, जो भी आप उस पर अप्लाई करेंगे कॉमन स्टॉक की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स हैं, नेस्ले के शेयर्स हैं, या किसी भी जब आप ट्रेड करते हैं स्टॉक्स को, तो you got to idealize, you got to figure out कि what exactly that stock going to give me in the future and what is actually the worth of that stock and what is the exact price of it. Then that reason we go for the present value calculation
उसी सूरत में जो सेकंड बुलेट पॉइंट है वो बता रहा है कि जो फ्री कैश फ्लो है दैट इज मोर एप्रोप्रिएट फिगर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू कंपेयरिंग डिविडेंड्स एंड अर्निंग पर शेयर्स। क्योंकि जो फ्री कैश फ्लोज हैं आपकी दैट बेसिकली हम आगे जाकर देखेंगे एक दो एग्जांपल्स जिससे मजीद क्लियर होंगे कि जो फ्री कैश फ्लोज हैं आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल टू द इन्वेस्टर्स और जो भी आपकी बच जाती हैं कैश फ्लोज दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज फ्री कैश फ्लोज। And then the market price doesn't always reflect the present value of free cash flow. Obviously जो market price है हम देखेंगे आगे this is one of the argument that doesn't reflect always the present value of the free cash flow क्योंकि वहाँ पे जो share price है वहाँ पे जो earnings है उसके different signals है market के, so that is separate from free cash flow. Then when valuing a business for purchase always use free cash flow. हमने स्टॉक का देखा, अब लेट्स सपोज जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई भी फर्म है एंड यू बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेशन, आपने डिसाइड करना है कि आइदर गो टू परचेज एनी बिजनेस विच इज गोइंग टू बी ए बेनिफिशियल फॉर योर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है उसको बूस्ट अप करेगा। एंड फॉर दैट रीजन इट इज रिकमेंडेड दैट यूज द फ्री कैश फ्लो क्राइटेरिया in order to calculate the present value of it. इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि the valuing a business, the value of the business is always computed as the discounted value of free cash flow or to a valuation horizon. हमने ये देखा और आगे जाकर देखेंगे कि जो valuation horizon है वो क्या है। The valuation horizon is sometimes called the terminal value and it's calculated like present value ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जो PVGO जो एक ग्रोथ फर्म्स की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो जो टर्मिनल वैल्यूज है जो भी बिजनेस की है दैट इज बेसिकली वेयर द बिजनेस हैज गिवन यू वट एवर इज गिव यू द अर्निंग्स दैट बेसिकली ऑल ऑफ योर कॉस्ट हैज बीन निगोशिएटेड, और उसका नीचे फार्मूला गिवन है जिसमें फ्री कैश फ्लो के थ्रू इसको डिविडेंड की जगह या EPS की जगह जो हम देख सकते हैं इस फार्मूले के अंदर। अगर इसको हम देखें कि दिस इज बेसिकली योर फ्री कैश फ्लोज एट टाइम 1, और ये जो फ्री कैश फ्लोज है वो बिजनेस की फ्री कैश फ्लोज हैं इन ऑर्डर टू परचेज दैट बिजनेस, जो कि हम अल्टरनेटिवली डिविडेंड या EPS की जगह यूज कर रहे हैं एट वन। सो दैट इज ईयर 2, that is basically the terminal value of your business which is known as valuation horizon, and this is also the present value of whatever left. So इस फार्मूले से भी you can easily value any business activities if you want to purchase it, क्योंकि हमेशा याद रखें कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज है दैट बिकम ए प्रोजेक्ट अगर उसके अंदर कोई ना कोई बेनिफिट आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज क्या दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको मजीद एलैबोरेट करते हैं कि वैल्यूइंग ए बिजनेस द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जो आपने अभी फार्मूला देखा कंसिडर किया, इसका जो फर्स्ट हाफ है दैट फर्स्ट हाफ इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू फ्री कैश फ्लो, और इसका जो सेकंड है that is basically the horizon value. Now let's read out the example. Given the cash flows for concatenator manufacturing division, calculate the present value of near term cash flows, present value, horizon value and the total value of the firm. यहाँ पे आपको जो यहाँ पे given है कि कोई भी कॉन्केटना मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन था, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नियर टर्म कैश फ्लोज, आपने कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ होराइजन वैल्यू एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आपके पास जो उसका रेट है डिस्काउंटेड रेट है दैट इज 10% एंड द ग्रोथ इज गिवन एट 6%। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेट वैल्यूज गिवन है जो कि आपको
ईयर 1 2 3 के अंदर गिवन है up till 10 years. Then the earnings are given at the bottom. The earnings obviously whatever the earns, जो earning आपकी per share है जो कि basically goes to the shareholders. जो earnings है वो आपको year 1 के अंदर given है and आपको year 10 में given है with the respective asset value. और इसी तरह investment है और इसी तरह free cash flow. जैसे कि एक बिजनेस है एंड वी गॉट टू फिगर आउट दिस कैश फ्लो, और इस कैश फ्लो के अंदर हम देखते हैं कि दैट इज बेसिकली इन नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड देयर राउंड अबाउट दिस एट 7 ईयर दैट बिकम ए पॉजिटिव फिगर. तो सम टाइम द टर्मिनल वैल्यू व्हाट वी कॉल इट द होराइजन वैल्यू इज डिटरमिन्ड वेयर द business start generating some profit, some positive free cash flows. और उस पे हम जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे इसकी कैलकुलेशन में फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यूज. तो होराइजन वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं एट ईयर 6 एंड हमें पता था उसका जो डिस्काउंट फैक्टर या डिस्काउंट रेट गिवन है आर एट द रेट ऑफ 10%, जो कि इसके अंदर हम देख रहे हैं, एंड देन 1.59 जो कि आपकी फ्री कैश फ्लो हम देख सकते हैं, दैट इज बेसिकली द फ्री कैश फ्लो राइट हियर एट 7th year. So that is basically the free cash flow 7, and then you just simply take the difference between 0.10 जो कि आपका required rate of return है and then 0.06 जो कि आपका growth rate है. इसी फॉर्मूले में आपने पुट की वैल्यूज, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ होराइजन जो एक्चुअल वैल्यू आपकी निकली that is 22.4 based upon those cash flows. और जब हमने फ्री कैश फ्लोज को फाइंड आउट किया ऑब्वियसली विद रिस्पेक्टिव ईयर, ईयर 1 2 जो कि यहाँ पे गिवन है, 3 4 and then 5 and then 6 which is all in negatives. Then when accumulated it is this figure minus 3.6. Dear students, one thing is very important to understand, that negative figures of the free cash flow is basically the projection or the reflection of the firm growth, that the firm is continuously growing. और ये जो business है, क्योंकि you got to purchase that business, आम तौर पे जब ये फ्री कैश फ्लो जो भी इसकी कैश आपको मिल रहा होता है आफ्टर इन्वेस्टमेंट, और जो हम इस फिगर से देख सकते हैं अगर हम इसको विजुलाइज करें इस कॉन्सेप्ट को, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्निंग्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डिफरेंसेस एंड वट एवर इज लेफ्ट इज बेसिकली द फ्री कैश फ्लो. सो बेसिकली हियर द अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स, that is basically the free cash flows जो कि बाद में बचता है कंपनी को, और वो तमाम नेगेटिव है टिल दी ईयर 6, जो कि ये पैटर्न शो कर रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट इज मोर, इट इज ग्रोइंग, द कंपनी इज ग्रोइंग इन अ ग्रेजुअल परसेंट सम प्रोपोर्शन, जो भी एक रेट से ग्रो कर रहा होगा, एंड द गुड न्यूज इज दैट द बिजनेस इज ग्रोइंग. सो दैट इज गिविंग यू द नेगेटिव फ्री कैश फ्लो विच इज नॉट ए वरिंग फैक्टर. Because since the business is growing, you are investing more in it, and whatever is left is in a negative, that doesn't matter at all. Because after that, you can see that कि जो आपकी free cash flow है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.59, 68, 79, 89, that is continuously growing. और उसके बाद जो आप देखते हैं कि इसकी earnings भी increase हो रही हैं after that 7 year time period.
So that is not a worrying factor at all since the business is growing and this is basically the reflection of it. और उसी सूरत के अंदर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो है अप टिल 6 ईयर दैट गिव्स यू द टोटल अमाउंट ऑफ -3.6 एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ होराइजन वैल्यू ऑब्वियसली जो कि आप जिसको आप टर्मिनल वैल्यू भी कहते हैं, टर्मिनल वैल्यू that is 22.4, that is its present value. Now if you want to find out the present value of the business, you're going to add A plus B. A is all about the present value of free cash flow and the B is all about the present value of present value. After adding it, you get the total amount of $18.8. So that is basically the actual present value of the business, and you got to understand the fact if this business is part of your plan, you want to invest in business by purchasing it, and that produces after 7 years the value of $18.8 in millions. That is a go business area, that is basically the go strategy, the yes strategy. You can go along with that project. Now we move on to next concept of it, why net present value leads to better investment decisions than other criteria. Dear students, so far we discussed about the net present value criteria, how to value the common stock. इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में है कि विच इज द बेस्ट क्राइटेरिया और नॉट, लेट्स गो थ्रू विद इंट्रोडक्शन. द वेजिट्रॉन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज वंडरिंग हाउ टू एनालाइज ए प्रपोज्ड $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू वेंचर कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्स. कोई भी जो CFO था कंपनी वेजिट्रॉन्स का, ही इज वंडरिंग कि कैसे एनालाइज किया जाए अगर 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएगी प्रोजेक्ट एक्स के अंदर. क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कॉर्पोरेशंस को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स साइमल्टेनियसली टेकअप करने पड़ते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग और हेक्टिक रूटीन उनकी होती है. तो इस सेंस के अंदर हम एक सिंप्लीफाई एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिसमें एक CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड ही इज बेसिकली वांट टू फिगर आउट आइदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट. एंड इसके बाद जो सेकंड बुलेट है जिसमें बताया गया योर रिस्पॉन्स शुड बी एज फॉलोज. फर्स्ट, फोरकास्ट द कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट एक्स ओवर इट्स इकोनॉमिक लाइफ. एस्टिमेट करना है आपने जो भी इसकी कैश फ्लोज होगी प्रोजेक्ट के अंदर आफ्टर एस्टिमेटिंग इट, और जो भी इसकी टर्मिनल वैल्यू टिल द टर्मिनल वैल्यू जो हमने पिछली अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया. एंड देन सेकंड, डिटरमिन द अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो बेसिकली यहां तक जो आप उसको सजेशन दे सकते हैं CFO को कि ट्राई टू एनालाइज द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज जो भी बिजनेस की इकोनॉमिक लाइफ है, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट फिगर आउट विच इज द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. As we move on to the next slide, which is third, use this opportunity cost of capital to discount the future cash flow of the project X. और जैसे कि हमने देखा कि किसी भी रियल एसेट या कोई प्रोजेक्ट है उसको जब आपने एनालाइज करना है, फिगर आउट करना है, देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पे ऑफ्स ऑफ इट. अगर हम इसको समराइज करें और उसके पे ऑफ्स के बाद यू गॉट टू डिस्काउंट इट इन ऑन ए अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है विद ए सिमिलर रिस्पेक्टर. और उसके बाद ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का, इफ दैट कम्स ए पॉजिटिव फिगर टेकिंग आउट व्हाटएवर द कॉस्ट ऑफ इट, देन यू गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट. नाउ द फोर्थ, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. जैसे कि अभी हमने बताया, subtracting the 1 million investment from the present value and the invest in project as if the net present is greater than 0. तो वही कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल है जिसके जो ये बताता है कि आपकी नेट कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज
why the net present value is important. Because anybody can ask you कि हम जो net present value है उसको क्यों इतना weightage देते हैं. Why we basically start considering the net present value when there is a question whether to go and opt any investment plans or not. So let's find out. Now this is the figure given here. हम इसको elaborate कर लेते हैं. हमने यहाँ पे देखा कि what is the best for Vegotron's stakeholder maximum of their wealth. Let's see the following table. ये जो टेबल आप देख सकते हैं and इसको हम देखते हैं. Let's see, this is the cash basically which is 1 million. If we reject that project X, other assets let's suppose is 9 million and we get the total in dollars 10 million if we do not opt that or reject that project X. And what if we accept the project? Cash चला जाएगा आपके हाथ से जो investment है and that gives you only the 9 and plus the present value of whatever the earnings or the payoff of this project X. So we can say that the present value of that project X is very important to consider. So in that situation, there is a one opportunity. You got to invest in it or you got to leave that option. If you reject it, you can retain your amount, whatever the amount you have in your pockets, and at the very end, there is no change in the total value of your firm. But what about if you opt that option, जो कि हमने इस कॉलम के अंदर देखा कि जो आपके टोटल एसेट्स है प्लस whatever that project promise you in the future, उसकी एग्जैक्ट कंट्रीब्यूटेड जो एक टोटल वेल्थ है, कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. क्लियरली प्रोजेक्ट एस इज वर्थवाइल इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मिलियन. और जो कि हमने देखा कि अगर वो 1 मिलियन जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की, जो कि हमें यहाँ पे कैश गिवन था, अगर उससे ग्रेटर होगी देन दैट इज इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव. By calculating the net present value of project X, we are replicating the process by which the common stock of the firm X would be valued in capital markets and ultimately show up in Vegotron's market value. और ये वही है मैकेनिज्म जो कि इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपको डिस्कस किया कि जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे प्रोजेक्ट X को, उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको कोई भी उसकी सिमिलर कैपिटल मार्केट से जो सिमिलर एक इन्वेस्टमेंट है उस पर जब डिस्काउंट करेंगे तो ये जो कैपिटल मार्केट है, जो इसकी मार्केट वैल्यू है, जो ओवरऑल वेगोट्रॉन्स की वैल्यू है, वो ऑब्वियसली शो अप उसके अंदर होगी इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट जिसके अंदर हमने देखा कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान, बिजनेस प्लान जो प्रोजेक्ट एक्स था, उसमें जो कॉपरेशंस हैं, जब आपने इन्वेस्टमेंट का डिसाइड करना है तो यू गॉट दी ऑप्शन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, इन विच दैट बेसिकली गिव्स यू द आइडिया हाउ टू कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो कि बाद में उसकी मार्केट प्राइस के अंदर, शेयर प्राइस के अंदर हाईलाइट हो जाता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस वी गोइंग थ्रू एंड सो फार वी डिस्कस all about either to leave that option or if we going to accept it, what would the end result of it or expected result. The opportunity cost of taking the project is the return shareholders could have earned had they invested in the funds on their own. और यही जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि हम डिस्काउंट फैक्टर जिसको कहते हैं, दैट इज अगर जो भी शेयर होल्डर है उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं इन्वेस्ट करते और वो किसी और जगह पे उसको इन्वेस्ट करते हैं अपनी अमाउंट को, सो दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इट. And when we discount the project's cash flows by the expected rate of return on comparable financial assets, we are measuring how much investors would be prepared to pay for your project. और यही जो opportunity cost है, जब आप उसको expected rate of return जो भी किसी भी compare करेंगे financial asset जो आपको वो promise दे रहा है capital market के अंदर ही, उससे जब आप इस project की actual value को discount करेंगे, then that gives you the actual amount. Actual value क्या है कि you go along with that project or not.
और आगे जाकर हम देखते हैं इस फिगर के अंदर कि एवरी पॉसिबल मेथड फॉर इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट्स इंपैक्ट द फ्लो ऑफ कैश अबाउट द कंपनी एज फॉलोज, कि आपकी कोई भी कंपनी है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वट एवर योर प्लान दैट डायरेक्टली अफेक्ट योर कैश फ्लोज, जो कि फ्लो ऑफ कैश है. लेट्स सपोज दैट कैश, अगर हम डिस्कस करें, दिस इज द कैश विच बेसिकली द ट्रेजर होल्ड इट, और ये कैश फर्म के पास जा रहा है, दिस एरो इज जनरेटिंग देयर, एंड वी कैन सी दैट आइदर ये जो फर्म है ये इन्वेस्ट करेगा जो भी कैश है इसके पास, और वो इन्वेस्ट करके डिफरेंट जो रियल एसेट्स की अपॉर्चुनिटीज़ में, जिसके अंदर हमने देखा कि एक आपके टेंजिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वन इज इंटेंजिबल, राइट. And then whatever it invested, that going to generate some profit out of it or earnings, which is basically pay dividends through shareholders, जो कि ये फर्म promised है कि shareholders को, जो कि आपके contributors हैं, what we call it contributors to corporations capital, and shareholders if invest for themselves investment opportunities in the real assets, जो कि आपकी इस कैपिटल मार्केट के अंदर मौजूद है. सो वट एवर द सिचुएशन, कि आपके पास कैश है जो डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करेगा, फर्म के पास कैश है, कैश उसने इन्वेस्ट करना है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, उसके पास टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, रियल एसेट्स, एंड देन दैट वट एवर द कैश दे इन्वेस्टेड इन, दे प्रॉमिस सम अर्निंग ऑन इट, कोई रिटर्न देना है जिनका पैसा होगा जो कि शेयर होल्डर्स का है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्म्स के ओवरऑल कैपिटल, जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको बूस्टअप कर रहे हैं विद द प्रॉमिस, विद द इंटेंशन एंड विद basically the expectation that the managers or the corporation and the firm, they will give them a promise results in terms of a maximization criteria, और जो भी आपकी wealth maximization objectives है वो अचीव करेंगे, और उनके पास alternative opportunity है shareholders कि they can invest in the capital market, जो financial market के अंदर, इन financial assets के अंदर, जो इस फिगर से में हाईलाइट होगी. Now the NPV's competitors, ये जो हमने डिस्कस किया पहले, इसके बाद हमें ये पता चल गया कि you can easily convince your superiors that the NPV, the net present value criteria, is the best to evaluate, to analyze, और वो हमें इस बात का ये जो NPV criteria है वो हमें इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि when you going to opt this process, this tool in evaluating different investment opportunities, you will not basically left alone, and you will get the desired results or the appropriate result, or what we call it the true results. लेकिन उसके साथ साथ हमने और भी जो क्राइटेरिया हैं और भी डिफरेंट इसके कंपेटिटर्स हैं, जो टूल्स हैं, उसको भी हम चेक करते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर दीज. नाउ वी हैव 3 ऑफ द अल्टरनेटिव्स. दे आर द बुक रेट ऑफ रिटर्न, जो फर्स्ट वन हम देख सकते हैं, एंड द पे बैक पीरियड. This is the book rate of return, the payback period, and the internal rate of return, which is a very debatable and the important criteria. But before proceed on, there are 3 points to remember about NPV, which are: first, the NPV rule recognizes that a dollar today worth more than a dollar tomorrow, जो कि हमने previous अपनी introductory lectures के अंदर देखा, इस कोर्स के स्टार्ट के अंदर, कि what if we want to try to evaluate the actual worth of a dollar if we receive in a corresponding years. और सिचुएशन में हमने देखा कि जो पैसा है, जो कि डॉलर है, $1 है या $10 है या 1000 है, whatever the value of that dollar or the rupees or in any sort of a currency, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है,
1 साल के अंदर और 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर क्या होगी, और जो हमें अमाउंट 4 साल में मिल रही है आया कि कंपेयर टू 3, 2 और फर्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कम है कि ज़्यादा है, तो हमने जज किया कि $1 टुडे इज़ वर्थ मोर कंपेयरिंग द डॉलर टुमारो, because the dollar today can be invested to start earning interest immediately. This is very important concept. एक और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको 3 पॉइंट्स की तरफ लेकर जाता है। नंबर 1 कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने डॉलर रिट्रीव किया है, जो आपको 1 साल के अंदर मिल रहा है, और वो आपको जल्दी मिलेगा कंपेयरिंग द सेकंड ईयर प्रॉमिस्ड पे ऑफ्स, और जो सेकंड ईयर है वो आपको इन सेकंड ईयर मिल रहा है और जल्दी मिलेगा कंपेयरिंग टू थर्ड ईयर प्रॉमिस्ड पे ऑफ्स। तो उसका फ़ायदा ये है कि बीइंग ए in an investment world or being a person who are basically in a investment activities in a different business investment opportunities, वो क्या करेगा, जिसके आगे फाइनेंशियल मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट्स हैं, जो कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इनिशिएट कर रहा है, जिसके बाद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं, उसको रेज अप करने के लिए जो कैश अप रेज कर रहा है वो कैश रेज कर रहा है, राइट, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको कैश चाहिए, तो डेफिनेटली ही इज़ in that situation where he want to consume immediately. So that इस पर्पस के लिए उन्होंने बताया कि why it is important, जो NPV आपको कॉन्सेप्ट देता है कि you can whatever the amount you have in your pocket you can easily invest it in order to interest over it. और आप इसको ये भी कह सकते हैं, कोई भी एक जो अपॉर्चुनिटी है जो आपसे जा रही है, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल उसको रखते हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो इन बिटवीन आ रही है आप उसको ग्रैब करोगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, दैट इज़ वेरी फोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ कि जी उसके अंदर भी आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, यू नो, दैट प्रूव्स टू बी बेनिफिट फॉर योर कॉर्पोरेट बिजनेस, राइट। सो द सेकंड पॉइंट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू डिपेंड्स सॉलिडली ऑन द फोरकास्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसके अंदर उन्होंने ये बताया, जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, कि जो भी आपकी एक एस्टिमेटेड कैश फ्लोज है, जो एनपीवी क्राइटेरिया है, बेसिकली ये डिपेंड उन कैश फ्लोज पे करेगा जो कि इस प्रोजेक्ट की हैं और जो कि फोरकास्टेड रियलिस्टिकली तौर पे, और जब उसको डिस्काउंट कर रहे हैं आप उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो कि उसी कैपिटल का है, कि अगर लेट्स सपोज यू हैव इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट एक्स और उसकी सिमिलैरिटी पे, इक्वल रिस्क अपॉर्चुनिटी पे कोई और भी फाइनेंशियल एसेट्स पड़े हुए हैं, जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर एक आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो कि शेयर होल्डर छोड़ रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू द कैश, यू आर द रिस्पॉन्सिबल इन द कॉर्पोरेशन, they being the owner, the shareholders, but you, the manager, the financial managers, in general perspective, they are basically the managers. They are handling it, the business activities. So in that, shareholders की जो opportunity cost है, if they are leaving that option to invest in the financial assets, ये उनकी cost of opportunity cost of capital है। और आप उसी के return पे जो उनको मिलना था, उसी पे जब discount करेंगे, net present value ये आपको show करता है कि that is basically generating from the same project, जो भी cash flows है, and you are discounting on the similar project opportunity cost, जो कि बड़ा strongest point है। और next जो इसका third part, that is because net present values are all measured in today's dollar, you can add them up, and this is again a very important and very simple concept कि ये जो net present value है, जो भी आपकी corresponding promised payoffs हैं, आप उसकी present value जब इस आज के वक्त उसकी आज की वर्थ उसकी निकालते तो यू कैन इजीली एड अप एंड यू कैन इजीली एक्यूमुलेट इट, और एक्यूमुलेशन इजी प्रोसेस में क्योंकि वो रियलिस्टिकली होती है और क्लोजेस्ट टू रियलिटी, बिकॉज यू आर बेसिकली डिस्काउंटिंग इट, यू नो, यू आर सिंपली टेकिंग ऑफ फ्यू बक्स आउट ऑफ योर प्रॉमिस पे ऑफ्स। सो दैट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स, द 3 पॉइंट्स मैं उसको समराइज कर देता हूँ। नंबर 1 कि जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो अपनी जो फ्री कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट करेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। सेकेंड, जो भी प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया है, ये आपको ये इस बात की तरफ बताता है कि जो भी आपकी अमाउंट है जो कि आपको ईयर 1 में मिल रही है वो दैट वर्थ मोर एज कम्पेयर टू वट एवर द अमाउंट और द पे ऑफ्स इन द ईयर 2, बिकॉज द मेन इंपॉर्टेंट criteria of it is you can have a money immediately and you can invest and earn interest over it. And the third is basically कि जो भी आपकी
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द मेजर्स, जो भी आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तमाम जो आपके प्रॉमिस पे ऑफ्स हैं, यू कैन इजीली ऐड देम अप. Therefore, if you have two projects A and B, the net present value of the combined investment is, जो कि यहाँ पे given है, यहाँ पे हम देखते हैं कि A plus B and the net present value of A and net present value of B, जो कि हमने देखा कि this is basically the A and this is basically the B, and the net present value of A plus the net present value of B, you can add them up and get the actual of both. And the important point is, before jumping on the next slide, the main important point out of it, let's suppose यहाँ पे जो main concept है again, कि what if जो project A है that gives you the negative result, and this is basically the positive, and by adding both of them, if that figure is a bit high as compared to this one which is a bit low, then obviously you get the low positive response. होता ये है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको समझाने के लिए, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, जब इसको एडअप करेंगे आप, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि आपको प्रॉमिस अमाउंट है, वो एक ही पॉजिटिव है, जो कि अटैच है दूसरा प्रोजेक्ट भी, दे आर बेसिकली समहाउ इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट, या आप इसको कहते हैं कि जी इंक्लूसिव हैं, प्रोजेक्ट्स हैं. एक जनरेट कर रहा है जो कि नेगेटिव है एनपीवी, लेकिन उसका मार्जिन कम है कंपेयर टू दैट अदर प्रोजेक्ट जिसका मार्जिन पॉजिटिव बड़ा है. तो आपके पास जब एडअप होगा तो वैल्यू कम आएगी, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, दिस इज वेरी डिफिकल्ट हाउ टू आइडेंटिफाई दैट नेगेटिव एनपीवी. इन दैट सेंस, इन दैट केस, द एनपीवी ऑफ द ए प्रोजेक्ट. सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि हम सारे एडअप कर रहे हैं, सो यू नेवर नो विच इज बेसिकली गिविंग यू द नेगेटिव, और इवन दो यू नो हाउ टू बेसिकली get rid of it. So ये एक इसमें इस प्रोसेस के अंदर है. So we move on in different comparator tools. Number one, net present value depends only on the project cash flows and the opportunity cost of capital, जो हमने देखा. When companies report to the shareholders, they however report book, that is accounting income and book assets. Book income gets most of the immediate attention. जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको जब कोई भी कंपनी रिपोर्ट करती हैं, दे गिव यू दी पब्लिश डाटा, दे गिव यू द रिपोर्ट, द फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ इट एंड वट एवर द बुक वैल्यू ऑफ इट, राइट. सो वन ऑफ द वैल्यू, हाउ टू वैल्यू दैट, कि जो भी आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, आप क्राइटेरिया है या प्रोजेक्ट को आपने करना है, यू बेसिकली कंसिडर मोर ऑफन दी बुक वैल्यूज, जो कि वो इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर समहाउ दैट बेसिकली प्रूव्स टू बी मिसलीडिंग. And the book rate of return may not be the good measure of the true profitability. It is because an average across all of the firm's activities. और इस firm's activities के अंदर जब हम बात करेंगे तो we know कि जनाब इसके अंदर आपकी different activities हैं, आपकी operating activities हैं, आपकी investing activity हैं, and आपकी financing activity हैं. So जो भी आपका ये जो एवरेज है, ठीक है, जो भी आपके जो आपने बुक ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, जो कि बुक ऑफ रिटर्न इज बेसिकली द बुक इनकम वट एवर द बॉटम लाइन फिगर, वेयर व्हाट वी कॉल इट द बॉटम लाइन फिगर डिवाइड बाय वट एवर द बुक एसेट्स, जो कि आपको पोजीशन बताती है. एंड दैट एसेट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ, you can say that is basically the whatever the equity part of it plus the debt, total debt the company owned, जो कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर है. नाउ दैट प्रूव्स टू बी मिसलीडिंग समहाउ, क्योंकि ये स्प्रेड हुई हुई होती है आपकी, कुछ जो कैश है वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ ले जाते हो, कुछ आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कुछ एक्सपेंसेस आप इस पे कर लेते हैं जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं. सो दैट प्रूव्स टू बी समहाउ मिसलीडिंग. एंड द एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पास्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट रियली द राइट हर्डल रेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट. ये जो आपने हर्डल, ये जो वर्ड है, इसको अगर आप देखेंगे, सो दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या दूसरे सेंस में यू कैन कॉल इट द डिस्काउंट रेट.
और इन्होंने यही बताया कि समहाउ कि आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, जैसे भी एक इंडिकेशन है, जो भी बुक आपको वैल्यू, जो भी एक आपकी पब्लिश फाइनेंशियल हाइलाइट्स के अंदर गिवन है, समहाउ क्योंकि वो एक पास्ट डाटा है, पास्ट परफॉर्मेंस है, यू कैन नॉट बेसिकली टेक दैट एज ए हर्डल रेट इन ऑर्डर टू इवेल्युएट योर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्लान्स, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद उससे ऊपर भी जा सकता है, शायद उससे नीचे भी गिर सकता है, और करंट सिनेरियो आपका टोटली डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू पास्ट। Now dear students, let's start discussing the payback, another competitive tool in order to evaluate your projects, जो कि आपकी एक ऑप्शन है, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट टैक्स, लेट्स टॉक अबाउट द एनी इन्वेस्टमेंट A or B. The payback period of a project is the number of years it takes before the cumulative forecasted cash flow equals the initial outlay. और इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो पे बैक पीरियड है, लेट्स टॉक अबाउट कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपको एक आउटले है, प्लान एक इन्वेस्टमेंट आउटले है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी, जब आपने वो इन्वेस्टमेंट की है, एंड यू गॉट टू वेट व्हेन टू रिकवर दैट इनिशियल आउटले, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि आपकी बेसिकली कॉस्ट है। तो जो पे बैक पीरियड है, लेट सपोज कोई भी एक आपका प्रोजेक्ट है जिसपे आपने इन्वेस्टमेंट की, लेट सपोज 10 मिलियन, और आपने ये एस्टिमेट जब किया कि जी इसमें रिकवरी किया है, इसको रिकवर पीरियड किया है, तो यू फाइंड आउट कि जी इसका 2 या 3 साल में मैं रिकवर कर लूंगा। सो दैट रिकवरी पीरियड बेसिकली व्हेन इट गेट इक्वेट विद योर इनिशियल आउटले, जो भी आपको कैश फ्लो पे ऑफ्स आ रहे हैं, सो दिस व्हाट द पे बैक period is all about. That gives you the exact idea कि in how many years you going to recover all of your cost, जो आपकी initial outlay है। And the payback rule says only accept projects that pay back in the desired time frame. Obviously एक और जो payback का है कि जो भी ये जो payback rule है, ये वो प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि एक डिजायर्ड फ्रेम है। लेट्स से कोई भी एक प्रोजेक्ट्स हैं, साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि जी उसका जो पे बैक एक फ्रेमवर्क था, ड्यूरेशन थी, दैट इज बेसिकली लिमिटेड टू 2 years। नाउ इफ एनी प्रोजेक्ट जो कि डिफरेंट है, A, B, C, D, उनमें से अगर 2 या 3 प्रोजेक्ट इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे, यू रिजेक्ट ऑल ऑफ देम, इवन दो दैट इज द हेल्थियर ऑप्शन कंपेयरिंग whatever you accept, because that is totally come between that criteria that basically is acceptable, जिसकी जो recovery time period है that is for example 2 years है। And this method is very flawed primarily because it ignores later year cash flows and the present value of the future cash flows। और जैसा कि हमें पता है कि इसका एक desired framework है, फ्रेम एक बना हुआ है कि जी लेट से 2 या 3 साल आपने जो भी सेट क्राइटेरिया दिया है कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट की और इस इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे तमाम ये इसकी जो रिकवरी है 2 से 3 साल के अंदर हो जानी चाहिए, और जब वो आपकी हो जाती है यू इग्नोर्ड द रेस्ट ऑफ द कैश फ्लोज वट एवर यू गेनिंग इट, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। थिंक अबाउट द फ्यूचर बेनिफिट्स, थिंक अबाउट वट एवर द कैश फ्लोज एंड द पे ऑफ्स यू रिकवर्ड इन द क्रॉसफंडिंग ईयर्स। Now move to the next slide, which is the example of it. Let's basically consume that example by discussing it, and it start with examine the 3 projects and note the mistake we would make if we insisted on only taking projects with a payback period of 2 years or less. इसको देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट्स गिवन है एट द बॉटम, A, B and C, और इन्होंने कहा कि जी मिस्टेक वी वुड मेक इफ इंसिस्टेड ऑन ओनली टू टेकिंग प्रोजेक्ट विद द पे बैक पीरियड 2 years। उन्होंने कहा कि जी हमने जो फ्रेमवर्क दिया है दैट इज बेसिकली 2 साल या 2 से कम है, तो वी कॉल इट एज ए फ्रेमवर्क। एक आपको जनाब एक फ्रेमवर्क गिवन है, ठीक है, जिसमें बताया कि जनाब 2 years और लेस देन 2 years टाइम पीरियड, इसमें आपने इनिशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। लेट्स से जनाब ये आपका क्या है जी, इनिशियल आउटले, राइट, और प्रोजेक्ट ए का -2000, प्रोजेक्ट बी का -2000 एंड देन अगेन प्रोजेक्ट सी का भी -2000 है। और इसका हमने ये देखा है कि जनाब टू सिंप्लीफाई दी क्राइटेरिया,
तो simplify the example in order to understand it. इसका 2000. Now the C1, the payoff one is basically 500 each of A and B, but 1800 for C, which is quite a jump. And then we move on to second year and the third year correspondence, जिसमें हमने देखा कि सेकेंड ईयर बी का वो 1800 बन गया है और सी का डाउनफॉल हो गया एंड देन C3 एंड सो ऑन. लेकिन हमारा जो कट है, हमारा जो पे बैक पीरियड है, दैट इज बेसिकली फ्रेम्ड एट इज इक्वल टू नॉट मोर देन 2. इसको हम जब आगे प्रोसेस करेंगे, लेट्स फाइंड आउट. तो हमारे पास जो वैल्यू आई, जो हमने कैलकुलेट किया, उसकी बेसिस पे कि जनाब 3 साल में जो प्रोजेक्ट ए के है वो रिकवरी टाइम पीरियड है. एंड देन इफ वी ट्राई टू फिगर आउट कि जनाब इनकी जो आपकी प्रोजेक्ट बी है उसको जब हम एवेल्युएट किया, जो आपके इनिशियल आउटले इज गिवन दिस, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कि जो आपने अमाउंट प्लस उन्होंने कहा जी 2 साल के अंदर आपकी रिकवरी पीरियड है और उसका भी जो आपका सी है वो भी 2 years है, क्योंकि हमें हमारे पास जो कैश फ्लो C3 के अंदर इज नॉट गिवन, इट इज बेसिकली दी 0. और उन्होंने बताया कि जी द क्राइटेरिया इज बेसिकली द 2 years or less. नाउ अगर हम इसको विजुलाइज करें, इसको एनालाइज करें, हमने देखा है कि जनाब ये जो पे बैक पीरियड है आपका 3 years का, आप रिजेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट ए एंड यू आर बेसिकली प्रेफरिंग दी प्रोजेक्ट बी एंड सी. नाउ हियर इज द फ्लॉ, एंड द फ्लॉ ऑफ दिस पे बैक इज बेसिकली लुक एट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, और उस 10% पे जो भी आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस पे जब हम डिस्काउंट करेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट कि जी ए जो है इट फार मच बेटर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इट. दिस इज ए टॉप स्टार 2 star project or 3 star project, whatever you call it, that is always a healthier one, because look at the contribution it's making. लेकिन ये जो पे बैक पीरियड है, because that basically what said कि you cannot go across whatever the frame is given to you, जो एक फ्रेम वर्क है, फ्रेम पीरियड है उसका, and plus you ignore whatever the payoffs you're getting in the year 3 in the after that time, which is 5,000, and this is why this 5,000 jump will actually accumulate and contributed in your value. So this is the bigger flaw, and you got to understand the concept कि जो आपका पे बैक पीरियड है is basically not the healthier option in order to evaluate the the any investment plan of the project or any business. Somehow in a real practice, my dear students, जो आपके financial managers हैं, जो आपके practitioners हैं, they basically adopt it but don't give much more weightage to pay back. और वो आमतौर पे क्यों अडॉप्ट करते हैं ये ऑप्शन, जस्ट ट्राई टू, जो आपकी एक इनिशियल असेसमेंट होती है, इनिशियल क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर वो इनिशियली फाइंड आउट करते हैं, सर्च आउट करते हैं कि हाँ भाई हमारी ये इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो क्या ख्याल है कि जी ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद जो रिकवरी है कितनी जल्दी हो जाएगी, यू नो. सो बट दे basically what we call it, that is totally initial assessment, you know, and they totally basically forget the major concept of why not discount that, you know, cash flows or the payoffs, and what about the after the framework, the payoffs you're getting in your pockets, and totally forgetting the time value of money concept and etc. So that is basically the main understanding of and main flaw of payback period under this example. If we move on to the next slide, and that is the payback rule. The payback rule with the cut-off period of 3 or more years would accept all 3 projects, जो कि वैसा नहीं था उधर. अगर 3 years हो तो हम all project को करें. Therefore, regardless of the choice of cut-off period, the payback rule gives answers different from the net present value. और आप ये देखें कि अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसको देखें, इस क्राइटेरिया को उन्होंने जो कहा, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं 2 years का, और वी कॉल इट व्हाई नॉट मोर देन 2 years, तो ये आपके जो प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसको रेज करूं, जस्ट गिव मी
ये जो प्रोजेक्ट है आपका दैट इज एक्सेप्टेबल अगेन, दिस इज एक्सेप्टेबल एज वेल एंड दिस इज एज वेल। लेकिन जब हम इसके एनपीवी को फाइंड करते हैं दैट इज बेसिकली ब्रिंगिंग डाउन द वैल्यू, डिक्लाइनिंग in actual value. So why to choose this? But payback period basically don't highlight this feature, you know, the negativity of it. और यहीं ये डिस्कस किया इन्होंने कि regardless of the choices, the cut-off period rule gives different from the NPV. The payback rule ignores all cash flow after the cut-off date. ये आपके बड़े important points हैं. Second point, the payback rule gives equal weights to all cash flows before the cutoff date, and that gives you the equal weight to all the payoffs. लेकिन हमने अभी previous understanding के अंदर lectures के अंदर स्टडी किया कि why to give the equal weight to every cash flows, you know, why to give equal weights to all the cash flows. उसकी वजह ये थी कि you got to discount it. And we know the time value of money concept, and in that matters whatever the worth of the dollar today is more as compared to the dollar is getting tomorrow and day after tomorrow and so on. So this is very important to understand the concept. Now, in order to use the payback rule, a firm has to decide on an appropriate cutoff date. If it uses the same cutoff regardless of project life, it will tend to accept many poor short-lived projects and reject many good long-lived ones. और इस केस में हमने देखा कि अगर आप जो भी फॉर्म है जब भी उन्होंने आइडलाइज करना है, प्रेफरेंस देनी है, चूज करना है among different projects or investment opportunities, the firm got to decide which is the perfect framework, जो कि assessment criteria अगर पे बैक पीरियड है, right? और इसी जुमरे के अंदर वो ये बता रहा है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा फ्लॉड है और इसी वजह से जो फॉर्म्स हैं दे बेसिकली रिजेक्ट द वेरी गुड एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कंपेयरिंग द पुअर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरिया. एंड व्हाट अबाउट द डिस्काउंटेड पे बैक रूल आस्क्स, इसी प्रैक्टिसेस के अंदर हम आगे देखते हैं कि एक आर्गुमेंट है कि जी if they basically don't discount it, what if you discount it and then try to figure out which is the payback rule. Again, it is not a good criteria, even though you have discounted whatever the cash flow in the cut-off date, a cut-off framework जो आपको given है payback में, let's say 2 years or 3 years का. लेकिन what about the others respective payoffs, cash flows, जो promised amount है, estimated cash flows है after that cut-off period. So this is again not a healthy choice. Dear students, let's discuss the internal rate of return, which is another competitor in order to evaluate the investment, comparing the net present value. Example is, you can purchase a turbo powered machine tool gadget for $4,000. The investment will generate $2,000 and $4,000 in cash flows for 2 years. Respectively. What is the IRR on this investment? Now the internal rate of return is basically the actual rate of return of that project, and in order to find out the internal rate of return of that project, you can find out through a simple discounting formula with the simple present value formula. And when we incorporate it, the net present value can easily be shown here, और हम इसको अभी देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. Now look at this, the net present value, and we know that net present value is whatever the cash plus the present value, right? And this is basically your initial payments, initial outlay, right? अच्छा, यहाँ पे आपको दिया है 4,000 in cash flows, which is basically this. This is your C0, जो कि यहाँ पे given है in minus figure, and plus when you going to discount it, these two figures, right, जो कि आपको respective years के अंदर है. ये आपकी year 1 है, जो कि आप इसे कह सकते हैं C1, and this is basically the cash flow, the C2. These are basically the years given at the top, and we are equating it with the 0.
Now the criteria of how to evaluate and find out this internal rate of return is basically, since the rate we are trying to figure out here is the internal rate of that project, so we know that the NPV, when you equate it, when you find it, and when you keep it to the zero, that is exactly the rate at which the this investment on the project should be discounted, or the cash flow should be discounted, which is basically the no profit no loss situation. और इस पे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज एज सिमिलर टू योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्योंकि हमने ये जो आपका रेट ऑफ रिटर्न का क्राइटेरिया पहले हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो इट सेज कि जी आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मस्ट बी लेस देन वट एवर योर रेट ऑफ रिटर्न, राइट. अगर हम इसको इस तरह देखें कि जो भी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेट्स से यू सेड दैट कि ये जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इफ दैट इक्वल्स टू योर opportunity cost, that basically give you the NPV of 0, and this is very important to figure out. So you can easily find the IRR. यहाँ पे आपके दो ये जो आपको IRR given है, जो R से भी आप कंसीडर कर सकते हैं. This is actually your discounting rate, or we can say that internal rate of return. इसके ऑब्वियसली लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हैं, उसके थ्रू यू कैन इजीली फिगर आउट दिस द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और हम जब उसको देखते हैं, फिगर आउट किया हमने एप्लीकेशन के बाद, दैट गिव्स यू एग्जैक्टली द 28.08% एज ए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. और यही वो रेट है जो कि जब इक्वल होगा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से, that gives you the NPV is exactly 0, and you can easily find out this is the internal rate of return. And why it is good? कि जब internal rate of return इससे 28 से ऊपर होगा, let's say मैं कहता हूँ कि ये 30 हो जाता है परसेंट up till 50%, that will basically boost up this NPV. और NPV की जो वैल्यू यहाँ पे भी जो 0 आ रही है, तो let it be that becomes more than 0. It could be 120 to $1200. So whatever it contributing in, that is very critical criteria in order to figure out the internal rate of return. और इस फिगर से हम जब देखते हैं कि यहाँ पे आपको this is basically the y-axis and this is basically given on the x-axis. Y-axis पे whatever the NPV in $1000 के अंदर जो गिवन है आपको 0, 500, 1000, 1500, 2000 so on, and ये नेगेटिव के अंदर है, that is given in the negative, and this basically showing कि whatever at that point of impact, that is the NPV exactly 0 जो हमने find की, which is approximately 28.08%, जो कि यहाँ पे given है कि this is the internal rate of return of that project, which basically equals the NPV to 0, and if that interest rate keep on moving to this direction, it will basically boost up the NPV. Look at that on the left hand side, and this basically gives you the better idea कि आपका जो IRR criteria है, how it plays its role in order to evaluate the investments, comparing the NPV. और नीचे आप देख रहे हैं ये आपके परसेंटेज रेट्स गिवन है. This is basically the डिस्काउंट, और यहाँ पे परसेंटेज रेट गिवन है आपको 100 तक, जो कि आपके डिस्काउंट रेट्स हैं. So dear students, let's discuss and go through whatever we discussed so far.
We discuss about the free cash flow and the present value, the connection in between, and we try to figure out why the free cash flow is important in order to evaluate any business if you want to hire it, purchase it, and make investments in it, and how the free cash flow, even though it gives you in a negative amount, how it basically showing that that is reflecting the actual growth of the business. Then we start discussing the net present value and its competitors tools, और उसमें हमने डिस्कस किया कि जी एनपीवी वाई दैट इज द मोस्ट प्रेफरेबल क्राइटेरिया कंपेयर टू द अदर्स, जिसमें हमने द पे बैक पीरियड डिस्कस किया कि व्हाट इज बेसिकली टेल्स यू एंड व्हाट आर द फ्लॉड इन इट. We try to see through with the different examples as well. Then we discuss about the book rate of return, which is primarily the figures given in the books and which somehow is misleading in terms of assessing the situation, the actual value of any investment or any project. And then we try to discuss about the most important phenomena, the most important tool, that is internal rate of return, and how that is preferably closest to the net present value criteria, जिसमें हमने एक एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया और फिगर आउट किया कि जो इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से इक्वेट करेगा, सो दैट इज गिव्स यू द एक्चुअल वैल्यू एनपीवी द जीरो. So till now, goodbye.